दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। कहते हैं झगड़ा हो तो पुलिस के पास जाना चाहिए, न्याय मांगना हो तो कोर्ट के पास जाना चाहिए, ग्रह खराब हो तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, और अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए हो तो गुरुद्वारे और मंदिर जाना चाहिए। लेकिन आप नशे की लत जैसी घातक बीमारी में अगर फंस गए हैं तो प्रोफेशनल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर जो कि साइकेट्रिस्ट। सबसे पहले जो हमारी मुहिम है नशे की लत को ना से नो टू अल्कोहल, और जो नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हम निकले हैं, उसमें एक हमारे सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आनंद पाटिल सर नासिक से जुड़े हैं हमारे साथ। सर का बहुत बहुत वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। आपने हमारे चैनल के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए अपना ये समय निकाला और सर मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर, एंड मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ सर, बहुत इंस्पायर होता हूँ। हर एक छोटे छोटे इश्यूज़, जो भी मेंटल इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ जो है, उसको एक ट्रेडिशनल जो डॉक्टर सपोर्ट करते थे कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर आपको डॉक्टर से बात करने का मौका मिलता था। लेकिन सर ने अपने पेज पर उस सारी वीडियोस, उस सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पेज पर चलाते हैं। सर के इंस्टाग्राम पे अक्सर वीडियोस आती रहती हैं, और वहीं से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि सर के साथ एक पॉडकास्ट होना चाहिए। नशे की बात ही करेंगे हम, क्योंकि अब साइकेट्रिस्ट हमें मिल गए हैं, बहुत मुश्किल से समय मिलता है साइकेट्रिस्ट का। एंड सबसे पहले सर एक बेसिक क्वेश्चन जो रहता है सर, एडिक्शन जो है मेंटल डिसऑर्डर है, हैबिट है या डिजीज़ है? अगर है तो किस लेवल के बाद एडिक्शन जो है मेंटल इलनेस में आ जाता है? तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि नशा जो है एक लत है, एक आदत है। लेकिन जब हम लोग एक साइकियाट्रिस्ट, एक डॉक्टर की तरफ से जब देखते हैं तो हम इसे एक बीमारी के रूप में देखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी हुआ है और ये प्रूव हो गया है कि जो भी नशा है, जो भी डिपेंडेंस हो जाता है सब्सटेंस के ऊपर, जैसे अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल डिपेंडेंस जब हो जाता है तो वो एक बीमारी है, ये सिद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पे जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं, तो उनकी अगर फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो उनके फैमिली में किसी ना किसी को भी ये अल्कोहल डिपेंडेंस की बीमारी होती है। तो ये इनहेरिटेबल टेंडेंसी है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिनका एडिक्टिव पर्सनालिटी होता है, तो वो भी इनहेरिटेड रहता है अपने फैमिली मेंबर्स से, और इसके लिए स्पेसिफिक जीन्स भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो वो जीन्स ट्रांसमिट होती है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है अल्कोहल डिपेंडेंस होने के लिए। तो इसलिए हम इसे आदत या लत नहीं समझते हैं, हम इसे एक मेंटल डिसऑर्डर समझते हैं। सर किस स्टेज पे किसी भी अल्कोहलिक या नशा लेने वाले इंसान को आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि अब वो नशे की लत की तरफ या एडिक्शन की तरफ या मेंटल डिसऑर्डर की तरफ वो चला गया है? ऐसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलती है? क्या कोई इसका टेस्ट होता है? तो जब भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि शुरुआत जो है वो ओकेजनल से शुरू होता है, कि कभी कभी सोशली ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो शुरू में जो किक बैठती थी 2 या 3 पैक के बाद में, तो कुछ दिनों बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाता है और वो उतना किक उनको बैठता नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन बढ़ने लगती है। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उनको वो समय हो गया तो उनको याद आने लगती है कि अब समय हो गया है, अब किसी दोस्त को फ़ोन करे या किसी दोस्त का फ़ोन आएगा तो राह देखने लगते हैं, तो टाइम चेक करने लगते हैं कि अब समय हो गया है, तो पैर वहाँ खींचने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो रेगुलर ड्रिंकिंग उनका जब शुरू हो जाता है और फिर जब क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो हार्मफुल ड्रिंकिंग की तरफ लोग पहुंच जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि हम आपका जो बॉडी है वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है। तो अगर उनको अल्कोहल नहीं मिला तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब तलब लगने लगती है, अगर अल्कोहल नहीं लिया तो नींद नहीं आती है, हाथों में कंपन होने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है। तो जिसको एडिक्शन है उसको अगर आप रोकते हैं तो उसकी चिड़चिड़ होने लगती है। तो ये जो स्टेज है ये डिपेंडेंस की स्टेज है। तो जहाँ पर टॉलरेंस डेवलप हो चुका है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है वो अल्कोहल की तरफ डिपेंड करने लग गया है,
और उसके बगैर हमें फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं विड्रॉल के, तब हम समझते हैं कि ये अब अल्कोहल डिपेंडेंस की तरफ चले गया है, ये एक बीमारी की तरफ चले गया है। सर बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अल्कोहल ना लेने से साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जब जनरेट होने लग जाते हैं बॉडी में, तो ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंस की तरफ इंसान जा रहा है। ठीक है। सर एक चीज़ बड़ी बोली जाती है हमारे इंडियन फैमिलीज़ में कि यार ये मन से पी रहा है, ये मर्जी से पी रहा है, ये तो इसका मन करे तो छोड़ देता है, इसका मन करे तो पहली चीज़ जो आपने बताई कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा एडिक्टेड है, जो बंदा बीमार है, उसकी कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ गलती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी गलती उसी की है। तो देखा जाए तो जहाँ पे जेनेटिक्स प्ले करता है रोल, तो हम उसको नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। तो नेचर जो है वो मतलब जेनेटिकली जो जीन्स आए हैं उसमें एडिक्टिव पर्सनालिटी आ जाती है या वल्नरेबिलिटी टू गो फॉर एडिक्शंस आ जाता है। और नर्चर का मतलब होता है कि उसको बचपन से जो अपब्रिंगिंग मिली है, तो वो अगर उसके पिताजी अल्कोहलिक है तो उस माहौल में वो पला बड़ा है, तो बचपन से वो देखते आ रहा है कि पिताजी काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आके रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली परमिशन मिल जाती है कि यही तरीका है जिंदगी जीने का, मेहनत करो और थकान दूर करने के लिए ड्रिंक लो। अगर कोई सेलिब्रेशन वाला मौका आता है तो देखता है कि पिताजी उनके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो बचपन से उनको इस तरह से कंडीशनिंग होने लगती है कि एंजॉयमेंट का यही तरीका है, रिलैक्सेशन का यही तरीका है। और जब पिताजी को संडे को देखते हैं कि जिस दिन काम नहीं होता है तो वो दोपहर में भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, तो टाइम पास करने का भी ये अच्छा तरीका है, ऐसा इनडायरेक्ट कंडीशनिंग होने लग जाता है। तो नेचर मतलब जीन्स और नर्चर मतलब अपब्रिंगिंग, तो दोनों का असर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ते रहता है। तो सर सीधा सीधा हम यही कह सकते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में कोई अल्कोहल लेने वाला है, जेनेटिकली भी इनहेरिटेड हुई हैं चीज़ें, तो सीधी सीधी बात है कि बच्चे की संभावना अल्कोहल की तरफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा रहेगा और उसका एडिक्शन भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यही तो आश्चर्य की बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं बचपन में कि ये सब मैंने देखा है माहौल, तो मैं कभी जिंदगी में अल्कोहल नहीं लूंगा। और वही बच्चे कुछ दिनों बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तब जो सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, तो उनको जब कोई फ्रेंड्स जो है उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं या रिजल्ट्स लगते हैं, एग्जाम्स में पास हो जाते हैं, तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी जो आजकल नॉर्म बन गया है कि ड्रिंक्स लेना है, पार्टीज करना है, तो बचपन में जो उसने डिसाइड किया है वो भूल जाता है और सोशली ड्रिंकिंग कर पाएगा ये सोचकर वो शुरू हो जाता है। और इनहेरेंट टेंडेंसी तो है, फिर वो वल्नरेबल होता है आगे बढ़ने के लिए, टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, डिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो फिसलते जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब एडिक्शन की तरफ पहुंच जाता है। सर आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मेरे फादर जो हैं ड्रिंक किया करते थे, बट ओकेजनल किया करते थे। मेरे फादर आर्मी में थे, एंड जो मेरी फैमिली हिस्ट्री है, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं या दादा हैं, चाचा हैं, सब में अल्कोहल डिपेंडेंसी लगभग देखने को मिली थी। इवन मेरे क्लोज रिलेशन में भी देखने को मिली थी, एंड मुझे भी वही फील होता है। मैं भी बचपन से यही सोचता था कि मेरे को शराब की तरफ नहीं जाना। इवन जो मेरा एल्डर ब्रदर था उसने पहले पी थी, मैंने बाद में पी थी, लेकिन फिर भी मेरे को एडिक्शन हो गया। तो ये सर लाइव एग्जांपल है जो आपके सामने मैं बैठा हूँ सर। एंड सर आगे एक बार एक क्वेश्चन की और तरफ बढ़ेंगे सर। एक चीज़ ये बहुत अच्छी क्लियर की आपने कि अगर कोई एडिक्शन में चला गया है तो ये उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगर वो चला गया है तो इलाज जो है वो पॉसिबल है अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लोगे। क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया कि अगर ये डिजीज़ है तो आपको डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको थेरेपीज़ लेनी पड़ेंगी। सर एक चीज़ और मैं क्वेश्चन ऐड ऑन करूँगा कि ड्रग लेना जो है, आपने आंसर तो दे ही दिया है सर, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल या ड्रग लेना इंसान शुरू करता है। तो हर एक की स्टोरी अलग होती है, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे शुरुआत तो क्यूरियोसिटी से होती है। तो जब बच्चा यंग रहता है, 9वीं 10वीं में होता है, तो उसको अट्रैक्शन रहता है
कि ये क्या होता होगा। लोग ये एंजॉय करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, बोलते हैं किक बैठता है, तो ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो हर बच्चे को जल्दी बड़ा होना होता है, तो जैसे बड़े हरकतें करते हैं वैसे करेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा लगता है उसको। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी और जल्दी बड़े होने के चक्कर में ये शुरुआत एक्सपेरिमेंटेशन होने लगती है। और फिर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे एग्जाम्स का टेंशन हो जाता है, कुछ फेलियर्स आ जाते हैं, कभी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाता है या स्ट्रेस आ जाता है। तो उस स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ये जो ओकेजनल ड्रिंकिंग जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। और जब उसे लगता है कि अगर ये जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ड्रिंक ले लिया तो मैं सो पाया, तो अगली बार भी उसको ऐसा लगता है कि जब भी स्ट्रेस आएगा तो ये मुझे ड्रिंक हेल्प करेगी। इस आशा में वो उसका कंडीशनिंग होने लगता है। और फिर रेगुलर ड्रिंकिंग होने के बाद में फिर डिपेंडेंस के स्टेज पर पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। सर इसमें आपने बात करी क्यूरोसिटी की। बचपन से सिखाया जाता है कि शराब जो है शराब से दूर रहना है, उसके बाद घर में ही लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो गैप्स हैं कि अगर बच्चे को बोला जाए कि नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तो उनके माइंड जो है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि यार नहीं, कुछ तो है इसमें जो मज़ेदार है, जो मुझे करना चाहिए। तो ये जो गैप्स हैं कि एक तरफ बोला जाता है कि बच्चों को शराब से दूर रखना है उनको, तो इसको कैसे पूरा कर सकते हैं सर? अगर मेरी ऑडियंस में कुछ नए बच्चे देख रहे हो या उनके पेरेंट्स देख रहे हो तो अक्सर ऐसा होता है कि हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होता है। तो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेबिलियस नेचर रहता है उनका, तो उनको रिबेल करके वो चीज़ करनी होती है। और जो छुप छुप के करने वाली जो चीज़ है, चोरी चोरी करने वाली जो चीज़ है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा थ्रिल लगता है। तो कुछ जो थ्रिल सीकिंग पर्सनालिटी के जो लोग हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा रहती है कि उनको अगर मना करें तो वो ज़्यादा करते हैं। तो सर यही आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स को करनी है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप से है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहना पड़ेगा, ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चा इस तरफ स्लिप ना कर जाए। सर यहीं से अगर हम टीनेज की बात करें तो पीटीआई टीचर होता है, म्यूज़िक टीचर होता है, उसके बाद सेक्स एजुकेशन भी 10th से वो चैप्टर शुरू हो जाता है। तो नशा जो है, नशा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है देश में। तो क्या स्कूल के लेवल से ही नहीं, डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल हेल्प या फिर अवेयरनेस होनी ज़रूरी, मैंडेटरी होनी चाहिए? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है, और ये हम लोग ने करना शुरू भी कर दिया है। तो 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए हम लोग डिस्कशंस रखने लगे हैं अभी। तो स्कूल्स में जाने लगे हैं, कॉलेजेस में जाने लगे हैं, और इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने लगे हैं। तो अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गया था, तो वहाँ पे 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो ऐसा ही एक डिस्कशन रखा था। तो बच्चों ने काफ़ी सारे सवाल भी पूछे, डिस्कशन में भाग भी लिया, और ये जो टॉपिक है इसके तरफ उनको सेंसिटाइज किया गया। कि जैसे एक ऐसी आम लोगों की धारणा होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ एक बार तो भी करके देखना चाहिए। तो मैंने पूछा बच्चों को कैसे, कितने लोगों को लगता है, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया। और फिर हमने वहाँ से डिस्कशन आगे बढ़ाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक बार तो भी करके देखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे एडिक्शन है, तो जो केमिकल सब्सटेंस इतना उसकी क्वालिटी ऐसी रहती है कि वो आपको उसमें खींच लेता है। हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस हो गए ना सर हाईली ये तो। एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ एक बार करके देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सोचने को हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। सर अगर बच्चों को पहले ही बता दिया गया भैया ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, बट गलत क्यों है ये बताना ज़रूरी है। होता है ना कि शराब मत पियो, ड्रग्स मत लो, बच्चे के माइंड में ये रहता है कि यार ऐसा क्या है, दुनिया तो ले रही है, बट उसको ये रीज़न बता दिया जाए कि क्यों नहीं करना, दीज आर द रिजल्ट्स, ये देखो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा होता है, ये फिब्रोसिस सिरोसिस तक भी बात चली जा सकती है। तो जब ये सब चीज़ें ओपन अप कर दी जाएंगी बच्चों के सामने, उसको साइंटिफिकली समझा दिया जाएगा कि यार ऐसा भी कंडीशंस हो सकती हैं, विद प्रॉपर स्टैट्स अगर बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं
बच्चे जो हैं अवेयर हो जाएंगे एंड जो ये एडिक्शन का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम होने की कगार पर रहेगा। सर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है हमेशा यही रहता है, अरे छोड़ दी, मैंने भी तो छोड़ी है, विल पावर से छोड़ दी, जो मन है, मन करे पियो, मन करे मत पियो। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जब एडिक्शन में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, तो विल पावर विल पावर विल पावर, हर जगह समाज में यही रहता है कि विल पावर से छोड़ दो। तो सर इस पे क्या विचार है सर आपका? मेरे कुछ पेशेंट्स की मुझे याद आ गई, तो वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर, नशा छोड़ना बहुत आसान है, मैंने 10 बार नशा छोड़ा है। तो 10 बार नशा क्यों छोड़ने पड़ा? क्योंकि 10 बार पकड़ा उसको फिर से, इसलिए 10 बार छोड़ना पड़ा ना। तो अक्सर लोग किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं या घर वालों के प्रेशर में आ जाते हैं और विल पावर से नशा छोड़ देते हैं। लेकिन विल पावर जो उस दिन 100% होता है, तो एक हफ्ते बाद वो 80% हो जाता है, फिर कुछ हफ्तों बाद 60% हो जाता है, तो उस टाइम पे वो वल्नरेबल हो जाते हैं। तो सिर्फ विल पावर से नशा नहीं छोड़ सकते हैं, तो प्रोसेस फॉलो करके समझदारी से नशा छोड़ा जा सकता है। यस सर। कहा जाता है ना कि सर अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, अल्कोहलिज्म इज अ क्रॉनिक डिजीज और अल्कोहलिज्म इज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज। आप बार बार पी रहे हो, बार बार पी रहे हो, तो मतलब आप बीमारी में ही हो। तो विल पावर सर, जैसा आपने बताया कि पहले दिन मोटिवेशन है, डिसिप्लिन भी है, फिर दूसरे दिन मोटिवेशन कम हुआ एंड देन वो रिलैप्स हो गया। तो इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। विल पावर से कई एग्जांपल्स हैं जो बोल देते हैं, क्या पता वो डिजीज़ में थे, मेंटल डिसऑर्डर में थे या नहीं थे। मेरे चाचा थे, उसने एक बार पीनी बंद करी और आज तक नहीं पी। तो कुछ कुछ एग्जांपल सेट करके ना लोग जो है, कुछ लोग मोटिवेट भी होते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, लेकिन समाज जो है, लोग जो हैं उन्हें पॉज करवा देते हैं वहीं पे। तो ऐसा काफ़ी, मैं भी सर कई बार कोशिश करता था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अरे भाई तेरे को क्या हो गया, तेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, देख मैंने छोड़ दिया, मैं तो इतनी पीता था, तेरे से ज़्यादा पीता था। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं या ऐसे कुछ डॉक्टर्स बने बैठे हैं हमारे हर गली में, हर शहर में, हर रिश्तेदार डॉक्टर बना बैठा है, जिस वजह से लोग प्रोफेशनल हेल्प की तरफ नहीं बढ़ पाते, और कुछ बढ़ भी पाते हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर बाबा या फिर इधर उधर झाड़ फूक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो ये प्रॉब्लम है डेविएशन वाली, इसको ही सर कम करना है। सबसे मेन मोटिव तो यही है कि आपको एडिक्शन हो गया है, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप इधर उधर चक्कर में ना पड़िए, आपको लेनी पड़ेगी। आप सेल्फ मेडिकेटिंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, और फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ से निकल जाएगी। आप सिरोसिस में बैठे होंगे या आप समय से पहले मौत, हॉस्पिटल या जेल में पहुंच जाओगे। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बात तो है कि साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाना, मतलब मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मुझे साइकियाट्रिस्ट की थोड़ी जरूरत है, मैं तो बिल्कुल अपने दम सर, पर ही सेम छोड़ वर्डिंग यही होता है, सेम वर्डिंग यही होता है। अरे मैं कौन सा पागल हूँ, मैं जो साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं। तो सर ये रहता ही है, और तू कौन सा पागल है। एंड साइकियाट्रिस्ट के इतना तक सर था, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में हूँ। इवन मेरे कलीग्स ने तो मुझे ये बोल दिया था कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा ना तो कल को तेरी जॉब पे खतरा आ सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में ऐसी बात बोली गई। तो सर ये बहुत बड़ा जो है मिथ जो है लोगों में है कि भैया डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ दे देगा। आगे हम उन पे भी चर्चा करेंगे, मेडिकेशन पे भी, लेकिन ये रहता है सर। तो इसके जो गैप को है वो कम करना है। और दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति है जिसको एडिक्शन हो गया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसको एडिक्शन है। तो जिसको हम लोग डिनायल बोलते हैं, कि वो डिनाई करते रहता है कि मेरा इतना नहीं है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, अभी तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, बस ये पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं छोड़ने ही वाला हूँ। तो डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। बिल्कुल सर। सर वो चीज़ एडमिट करने में मुझे भी 7 साल लग गए, 7 साल लग गए, और वो भी मैंने ऐसे एडमिट नहीं करी जब मैं चारों खाने चित हो गया था। बिकॉज ना मेरे पास कोई टेस्ट थे, ना मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन का टूल था, ना मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जिससे मैं पता कर सकूं कि मैं सच में एडिक्शन में हूँ। कोई मुझे बोलता भी था ना बीमारी है, तो मैं उसको मन में हंसता था उसके लिए कि इसको क्या पता, मैं तो जब मर्जी छोड़ सकता हूँ, मैं तो जब मर्जी पी सकता हूँ।
और इवन मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर देते थे, छोड़ देता है ये तो 15-20 दिन छोड़ देता है। तो घर वालों को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 5 दिन छोड़ देता है हमारा बच्चा, 10 दिन छोड़ देता है। बट वो छोड़ता क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही होती, उसकी बॉडी से वॉमिटिंग हो रही होती है, उसके बाद उसके फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए वो छोड़ता है। इसलिए वो मोटिवेट हो जाता है कि यार अब छोड़ना ही पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है। और जैसे ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं फिर दोबारा स्टार्ट। तो उसी विशियस साइकिल में, और वो विशियस साइकिल इनफाइनाइट तक हो गई थी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। सर यहाँ पर साइकाट्रिस्ट, न्यूरो साइकाट्रिस्ट की बात करें, न्यूरो की बात करें तो सर हेलोसिनेशंस पे, सीजर्स पे भी मैं बात करूँगा, विड्रॉल्स पे भी, लेकिन जो ब्रेन पे अगर कोई मॉडरेट ड्रिंकर है या फिर सोशल ड्रिंकर है, आजकल बहुत रील्स हैं, इवन अ सिंगल पैक कैन श्रिंक योर ब्रेन, रील्स में देखने को मिलता है। क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो सर थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगल पैक से तो ब्रेन श्रिंक नहीं होता है, लेकिन रेगुलर ड्रिंकिंग से डेफिनेटली ब्रेन पर असर पड़ता है। तो आपका हैवी ड्रिंकिंग होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। कम ड्रिंक भी ले रहे हैं, जैसे 90 ml ले रहे हैं डेली, लेकिन आप 10 साल के लिए ले रहे हैं तो भी आपको वो उतना ही डैमेज करेगा। तो जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं उनको जल्दी डैमेज करेगा, जो लोग कम ले रहे हैं ये सोचकर कि मेरा तो मॉडरेशन में है, लेकिन डेली वो स्लो पॉइजन ले रहे हैं और धीरे 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 डैमेज होने ही वाला है। सर यहाँ से एक चीज़ जो समझ में आई है, मुझे भी यही समझ में आई है कि अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हैं, चाहे मॉडरेट भी हैं, तो आपका डैमेज होना ही होना है। सर जहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि डॉक्टर बोलते हैं सर्दियों में ब्रांडी पीनी चाहिए, रम पीनी चाहिए, 2 पैक तो मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। तो सर इस पे बताइए सर, ये बहुत बड़ा मिथ है और मतलब हर जगह पे को सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, और बचपन से भी यही सुनने को मिलता था, देखो भाई थोड़ा सा लोगे तो दवाई की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ WHO बोल रहा है कि नो अल्कोहल कंजप्शन इज सेफ फॉर हेल्थ। सर इस पे बताइए सर। तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज है जो कहते हैं कि लिमिट में अगर आप लेंगे तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, या जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि दवा जैसे पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे सोसाइटी में लिमिट ही तो क्रॉस कर देते हैं। तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि उसी की शराब बढ़ती है जो लेता है, जो लेता ही नहीं उसकी नहीं बढ़ती। तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए तो इस लेवल तक नुकसान कर लेते हैं। तो आग से क्यों खेलना चाहिए ना, जहां पे पता है कि यहाँ पे जलने का खतरा है, तो उससे क्यों खेलना चाहिए। अगर आपको हार्ट का ही ख्याल रखना है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डाइट का ख्याल रख सकते हैं, तो अच्छे तरीके भी तो है। तो आग से क्यों खेलना है। सर ऑल्टरनेट वे हैं, अगर मतलब ये तो सिर्फ बहाना हो गया ना, मतलब पीने का। कई लोगों को देखा है, मतलब वो उनकी लिमिट जो है क्वार्टर से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी 180 ml से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार कम पीना तो ठीक है ना सेहत के लिए। बट सर एक स्टेटमेंट जो अभी WHO ने बताई है कि नो अल्कोहल कंजप्शन इज सेफ फॉर हेल्थ, सर ये मतलब एक बूंद भी नहीं है सर सेफ, इस पर बताओ सर। तो इसका बेसिकली यही कारण है कि पीपल कांट स्टॉप एट इन द लिमिटेड अमाउंट। देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप टॉलरेंस ना, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है तो वही मज़ा उसमें नहीं आता है और फिर वो क्वांटिटी बढ़ते जाती है और फिर डिपेंडेंस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ बेटर नॉट टू ट्राई, नॉट टू बिगिन ओनली। थैंक यू सर। सर अब आते हैं, ये तो हमारी आइडेंटिफिकेशन की बात थी, अल्कोहल डिजीज़ है या हैबिट है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करें, अब आती है बात ट्रीटमेंट की, कि इंसान को लग गया है, फील हो गया है। सर ट्रीटमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें कि ये जो पहले तो आपने जो मिथ हैं वो दूर कर दिए, क्या डॉक्टर के पास आए और साइकाट्रिस्ट ने नींद वाली गोलियां दे दी, नशे वाली गोलियां दे दी, ऐसा कुछ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सर हमें गाइड करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप एडिक्शन का। तो जैसे शराब का जो एडिक्शन है उसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। तो कुछ लोग जिनका क्वांटिटी कंजम्पशन कम है तो वो लोग धीरे धीरे कम करते हैं
और धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो लोग कुछ दिनों तक कम करते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो ऐसा बहुत समय निकल जाता है और उनकी जो एडिक्शन है वो और भी गहरा होते जाता है। ये भी हम लोग सलाह देते हैं कि अगर आपको एडिक्शन छोड़ना है तो डॉक्टर की हेल्प से ही छोड़ना, क्योंकि जब विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो कुछ सीरियस विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे किसी को फिट्स आ सकती है, मिर्गी आ सकती है, या कोई जो है अनकॉन्शियस हो सकते हैं, डेलिरियम में जा सकते हैं, बेहोशी के स्टेज में चले जा सकते हैं। तो वो पोटेंशियली रिस्की हो जाता है लाइफ के लिए। और डॉक्टर की मदद से एडिक्शन छोड़ने का फायदा क्या है कि जो भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं डॉक्टर दवा दे के उनको कम कर देते हैं। तो जो एडिक्शन छोड़ने का जो जर्नी है, विड्रॉल सिम्टम्स आसान हो जाते हैं हैंडल करना, और फिर वो जो हिम्मत बनी रहती है, टॉलरेबल हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, तो फिर वो नैया पार हो जाती है। होता क्या है जब साइकोलॉजिकल जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, मैंने महसूस किया है जब हाथ काँप रहे हैं, फिजियोलॉजिकल आ रहे हैं, जब बहुत बेचैनी हो रही है, पसीना हो रहा है, तो इंसान ना 1 आध 2 दिन तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर पी लेता है। तो वही है, अगर डॉक्टर की हेल्प लेंगे। मैंने भी सर मेरा एडिक्शन का पार्ट था, जब मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा था, जब मैं डॉक्टर की हेल्प लेता था तो कहीं ना कहीं मेरे वो विड्रॉल्स कम हो जाते थे। मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस बन जाता था कि यार अब मैं छोड़ पाऊंगा। एंड कहीं ना कहीं फील होता था कि अभी थोड़ा सा जो है विड्रॉल सहन करने लायक है। सर एक स्टेज ऐसी भी थी कि जिसमें हेलोसिनेशंस आने लग गए, उसके बाद मुझे सीजर्स भी पड़े। तो ऐसा टाइम था कि सर बस लग गया था कि अब शायद नहीं बच पाएगी ज़िंदगी, लेकिन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की हेल्प से उन चीज़ों से ओवरकम हुए एंड धीरे धीरे। और सबसे मेन यही रहता है सर, ये आपने बताया, जो नॉन एडिक्टिव पर्सनैलिटी हैं वो लोग धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी हैं सर उनके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, जिन्होंने एक बार अगर पी एक घूंट, तो फिर वो 1 बोतल की कैपेसिटी है तो 1 बोतल पियेंगे, हाफ की है तो हाफ पियेंगे, हाफ प्लस बियर की है तो हाफ प्लस बियर पियेंगे। तो एडिक्टिव पर्सनालिटी कुछ लोगों की होती है जिनमें टेंडेंसी रहता है किसी ना किसी चीज को ओवरडू करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो काम पे लग जाएंगे तो वो काम भी बहुत करेंगे, तो वर्कोहॉलिक बन जाएंगे। और अगर वो किसी एडिक्शन में चले गए तो उसको भी एकदम डेप्थ में करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, उसमें बहते ही जाएंगे। तो उनका इम्पल्स कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है। तो उनके मन में अगर आता है तो वो किए बगैर उनको चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसी अगर पर्सनालिटी है, और जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर्स जो होती है कि उसी में थ्रिल्स उनको चाहिए होता है, उसी में एंजॉयमेंट चाहिए रहता है, तो इस तरह से अगर सोच है किसी की तो वो बार बार एडिक्शन की तरफ जाने के चांसेस उसके होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में ये कुछ खूबियां हैं तो ये कुछ कमियां भी हैं, और इन कमियों पर भी काम करना ज़रूरी है। तो सिर्फ विल पावर से छोड़ के नहीं चलेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, जो एडिक्शन है उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के परसीव्ड बेनिफिट्स होते हैं एडिक्शन के बारे में। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, मेरी नींद अच्छी आ जाती है, मुझे रिलैक्स लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फील गुड लगता है। तो ये परसीव्ड बेनिफिट्स की वजह से आदमी बार बार एडिक्शन की तरफ खींचा जाता है। तो हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो इन परसीव्ड बेनिफिट्स के पीछे जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम कैसे इलॉजिकल है, कैसे इरेशनल है, तो ये जब हम उनको काउंसलिंग प्रोसेस में समझाते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था। तो छोटे मोटे चिल्लर बेनिफिट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। तो फिर वो जो चिल्लर बेनिफिट्स है उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर यहाँ से एक क्वेश्चन और मुझे आया, मेरी ऑडियंस भी ये पूछना चाहेगी एंड मेरा भी यही क्वेश्चन होता था कि मान लो डॉक्टर के पास गए आज दवाई लेने, नॉर्मल कोई भी बीमारी है, हमें पेट दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, हमें चाहिए बस हो गया ठीक, मतलब इंजेक्शन लगा, ये सब लगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इस बीमारी में, क्या इस मेंटल डिसऑर्डर में कितना मिनिमम समय मान के चलो कि आपको डॉक्टर के पास जाना है,
आपको काउंसलर के पास जाना है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको काउंसलिंग करवानी है। तो सर इस पे एक बार बताइए कि एक बहुत जो इम्पेशेंट हो जाता है ना पेशेंट कि भैया जल्दी ठीक होना है मुझे, और एक दिन अगर मान लो कोई भी अल्कोहलिक दवाई लेने गया और घर पे आया कि आज तो डॉक्टर के पास होके आया हूँ, तो फैमिली उसकी उम्मीद करने लग जाती है और मान चुकी होती है कि वो ठीक हो गया, कि डॉक्टर के पास चला गया है। तो सर इस पे बताइए सर। तो एडिक्शन के ट्रीटमेंट में एक पार्ट होता है डिटॉक्स का। तो कुछ पेशेंट्स ऐसा डिमांड करते हैं, डॉक्टर बस आप हमारा डिटॉक्स कर दो, जो अल्कोहल हमारे शरीर में है उसको एक बार आप निकाल दो, विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज कर दो, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। यस तो सर, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, वही है ना, होता है। कि हमें बाकी ट्रीटमेंट पता है लेकिन ये जो डिफिकल्ट फेज है इसमें आप हमें हेल्प कर दो। तो वो तो हम लोग कर ही देते हैं, लेकिन उनको ये भी समझाते हैं कि सिर्फ डिटॉक्स करने के बाद इतना काफ़ी नहीं है, तो आपको आपके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल बदलने के लिए काम करना पड़ेगा, और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपके ट्रिगर्स क्या है, उनको कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। तो जो आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है, कि आपके जो एंजॉयमेंट का बिलीफ सिस्टम है, रिलैक्सेशन का बिलीफ सिस्टम है, पासिंग फ्री टाइम का जो बिलीफ सिस्टम है, उसको बदलना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस हेल्प करती है। तो इस तरह से समझाने के बाद में फिर वो लोग ये मान जाते हैं कि इसके आगे भी उनको हेल्प लेना ज़रूरी है। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत तो हो जाती है अच्छी, लेकिन फॉलोअप से क्या होता है कि वो जो मोटिवेशन बुलंद रहता है, और जो भी डिफिकल्टीज उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होने की वजह से उपाय निकलते रहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आई। एक बार सर मैं भी भर्ती हो गया था नोएडा में एक हॉस्पिटल में, सीनियर साइकाट्रिस्ट के पास, एंड उनके पास काउंसलर्स भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी। मेरे को याद है मैं ड्रिप लगा के बैठा हूँ, 3 दिन बहुत ही सीरियस वाले विड्रॉल सिम्टम्स थे। मतलब मेरे को हेलोसिनेशंस हो रहे थे। 3 से 4 दिन बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने कहा भैया ड्रिप व्रिप हटाओ, ये अब मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा डॉक्टर मुझे, मैं 4 दिन भर्ती रहा हूँ, डॉक्टर मुझे मेरी फैमिली को समझा चुका है, कॉन्फिडेंस में ले चुका है कि 30 दिन इसको रखना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, 30 दिन थोड़ी रहूँगा, मेरे पास काम भी है, हो गया मैं ठीक। तो इतना ज़्यादा जैसे ही पीने, एक्चुअली नुकसान ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जॉब से नुकसान, फाइनेंस से नुकसान, गिल्ट शेम तो रहता ही है। एंड जैसे ही इंसान के विड्रॉल्स खत्म, वैसे ही उसको सारे काम याद आने लग जाते हैं, उसको सारे के सारे काम, उसको ऑफिस भी लेट हो रहा है, उसको इधर उधर सब कुछ, तो दोबारा से फिर वो वही लाइफस्टाइल को अपना लेता है। जो आपने बताया ना बिलीव सिस्टम, या जो माइंडसेट है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है इतना सब कुछ, वो क्लीन अप होता नहीं है, वो रिफ्रेश होता नहीं है, और फिर वो जाके 2-4 दिन चीज़ें ठीक चलती हैं, उसके बाद फिर रिलैप्स। तो वो जो आपने एक और चीज़ भी जो बताई सर, वो मेरी लाइफ में बहुत काम करी, कि जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं, मैं हर बार यही सोचता था। मैं 9 महीने तक एक काउंसलर के पास गया था, एंड 150 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं हर बार यही सोचता था कि मैं जा क्या रहा हूँ करने, मैं जा क्या रहा हूँ करने। 9 महीने में एब्सटिनेंस में था जब तक मैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया। लेकिन वो छोटे छोटे जो बेनिफिट्स होते हैं, छोटी छोटी लाइफ में जो इश्यूज होते हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं हमें रिलैप्स कराने के लिए, वो सारे के सारे वहाँ जाके मैं ज़ीरो करके आ जाता था, और उसके बाद मेरे काफ़ी दिन सही निकल जाते थे। तो ये चीज़ सर मैंने भी महसूस की है, एंड काफ़ी अल्कोहलिक्स ने ये महसूस की है। अगर कुछ दिन तक, कुछ समय तक, जब तक आप की संभावना है उस तरफ जाने की, अगर आप फॉलोअप्स करते रहोगे, हालांकि वो बाद में फ्रिक्वेंसी अगर कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप हफ्ते में 3 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर महीने में 1 बार, या फिर ऑन कॉल हो आप, आजकल तो कॉल है, वीडियो कॉल है, तो ईजीली मैं मानता हूँ कि सर जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि निकल सकते हैं बीमारी से बाहर। अक्सर ये समझाने के लिए मैं महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ कि महाभारत में अभिमन्यु जो था, उसने चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये तो सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह सीखना उसका बाकी था। तो जल्दबाजी में उसने जोश में आकर चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश तो कर दी, लेकिन फिर वो मारा गया। तो इसीलिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। उसको अगर आप शॉर्टकट में निपटाने लगे तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है।
सर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट हो गया कि आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, दूसरा आपके विड्रॉल्स हैंडलिंग हो गया, एंड तीसरा आपका साइकोलॉजिकल जो आपके सिम्टम्स हैं उनको वैनिश करने का हो गया, जो कि एक तो लंबा प्रोसेस होता है। तो हम जो शुरू के 2 प्रोसेस करके डिटॉक्स हो गया, विड्रॉल्स खत्म, चलो भाई मैं ठीक हो गया, ये अधिकतर माइंडसेट रहता है। इसी को ही चेंज करना है पेशेंट को। सर अब एक और बात निकल के आती है सर, जैसे हमने सर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है एंड आपने मोर देन 10,000 पेशेंट्स को रिकवर किया है सर। सर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने मोर देन 10,000 पेशेंट्स को रिकवर किया है। तो एक एवरेज टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि आजकल हर कोई स्टैट्स की बात करता है, जैसे बोलते हैं कि यार बुखार 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे जो कॉन्सेंट्रेटेड टाइम जो है, जिसे हम कहें कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, ट्रिगर्स के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों के लिए लगभग कितना टाइम मान के चलें कि हम डॉक्टर्स के साथ जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन रहना चाहिए? कितना समय लगता है एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी, हाईली एडिक्टिव पर्सनैलिटी को ठीक होने में? ये हमने देखा है कि पहले 2 से 3 महीने जो रहते हैं वहाँ पे बहुत हाई रिस्क पीरियड रहता है। जो सोब्राइटी होती है वो कच्ची होती है और रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो वैसे उनकी सोब्राइटी मजबूत होते जाती है। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि 1-1.5 साल का फॉलोअप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जो भी हाईली एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, और अगर कोई नॉर्मल एडिक्टिव है, या जिसे कह लें कि जो एडिक्शन की तरफ जस्ट जाने लगा है, जिसकी लाइफ में हल्के इश्यूज आने लगे हैं, तो उनका मैं मान के चलूँ कि 6 महीने तो उनको भी लगेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर अब यहाँ पर बात आती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर भी हैंडल नहीं कर पाता, जैसे कि मैं ही बैठा हूँ। मैं सर जब डॉक्टर के पास गया तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा ही तब जब मुझे शराब पिलाओगे, एंड डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, वो मुझे ड्रिप व्रिप वगैरह लगा रहे हैं, एंड फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो पैक बचा हुआ है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है रिहैबिलिटेशन की बात, कि बंदे को रिहैब में भर्ती करना है। तो सर क्या रिहैब भी रिकवरी प्रोसेस में ज़रूरी है? अगर है तो किन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, एंड उन फैमिलीज़ को जिनके पेशेंट्स इधर उधर भाग रहे हैं, जो मान ही नहीं रहे, जो डॉक्टर्स के पास भी जाना नहीं चाहते, क्या उनको रिहैब भेजना चाहिए? तो जो पेशेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, जो फॉलोअप रखने के लिए तत्पर होते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है, डिटॉक्स जो है कभी-कभी हम लोग हॉस्पिटल में कर लेते हैं, 5-6 दिन एडमिट करके, और बाद में ओपीडी बेसिस पर भी उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन जो पेशेंट्स बार-बार रिलैप्स हो रहे हैं, तो उनके लिए एक लॉन्गर पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घर पे पॉसिबल नहीं होता है। तो रिहैब में रहने से क्या हो जाता है कि वो लंबा पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस मिल जाता है, तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि अरे मैं इतने दिन शराब से दूर रह सकता हूँ, और ये जो बेनिफिट्स मुझे हो रहे हैं, मेरी भूख सुधर गई है, मेरी नींद सुधर गई है। रिहैब में जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं, आत्म परीक्षण करवाने की आदत डालते हैं, थॉट्स और फीलिंग्स लिखने की आदत डालते हैं, तो इस तरह से वो लोग जब उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये सही जिंदगी है, मैं क्या कर रहा था। तो रिहैब का जो स्टे होता है वो एक एक्सपीरियंशियल स्टे होता है, जो उनको खुद रियलाइज होता है कि कैसे हेल्थ इंप्रूव हो रही है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, कैसे मनोबल इंप्रूव हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस ही उनको और मोटिवेट करता है। बिल्कुल सर, मैंने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो होप खो चुके होते हैं कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तो जब वो इंसान वहाँ पर जाता है, कुछ चीज़ों की उसको प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आती है, विड्रॉल्स आते हैं, डिटॉक्स होती है बॉडी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसको भी फील होने लग जाता है कि मैं इस चीज़ के बिना रह सकता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन आता है, क्योंकि सर मैं भी रिहैब में रहा हूँ, मैं 4 महीने रहा था, तो मुझे भी ये फील हुआ। शुरुआत के काफ़ी टाइम तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, एडमिट ही नहीं किया कि भैया मैं बीमार व्यक्ति हूँ या मेरे को प्रॉब्लम है अल्कोहलिज्म से। मैं तो हमेशा वहाँ भी अंदर यही बोलता रहा कि भैया मैं तो कभी कभी पीता था, ज़्यादा तो मैं पीता ही नहीं था। तो घर वालों को पता नहीं क्या लगा जो मुझे यहाँ भेज दिया, काम भी कर रहा था। तो सर
वो जो है एक रियलाइजेशन मिलता है, एक जो लाइफस्टाइल बाहर इतनी खराब हो चुकी होती है, अल्कोहल वर्क, अल्कोहल वर्क, अल्कोहल वर्क, स्लीप, बस वही चलता रहता है, जो उससे कहीं ना कहीं एब्सटिनेंस मिलता है। अल्कोहल से तो मिलता ही मिलता है, वो जो लाइफस्टाइल है जो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि वो एक विशियस साइकिल जो होती है वो टूट जाती है, और उसके बाद बॉडी में जब चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। तो जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है तो उसका जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसका लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, सोने जागने का टाइम उसका बिगड़ जाता है, एक्सरसाइज बंद हो जाता है, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो रिहैब में जब वो रहता है तो उसके लाइफ में डिसिप्लिन फिर से आने लग जाता है, तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लग जाता है। तो सुपरवाइज एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है, तो वो जो डिसिप्लिन फिर से आने की वजह से, ऑर्गेनाइज होने की वजह से उसको ज़िंदगी ऐसे जीकर हम एफिशिएंट बन सकते हैं और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, इसका टेस्ट मिलता है। सर आपने एडमिट वाली जो बात बोली, एक्सेप्टेंस वाली जो बात बोली, चलो पेशेंट ना करे तो मानते हैं कि चलो पेशेंट तो बीमार है, फैमिली भी मानने को तैयार नहीं है। फैमिली भी कहती है बीमार थोड़ी है, ये तो अपने मर्जी से छोड़ देता है, 15 दिन भी छोड़ देता है, 20 दिन भी छोड़ देता है, और कोई एग्जाम्पल वो लेके बैठे होते हैं कि इसने 8 महीने भी छोड़ी थी। तो जो फैमिली है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर उनका बच्चा, उनका पति, उनका भाई एडिक्शन में है तो फैमिली मेंबर्स जो है वो कभी कभी एनेबलर्स भी होते हैं, कि फैमिली डायनामिक्स जो होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस निर्माण भी होता है, और कभी कभी लाड़ प्यार की वजह से भी लोग बिगड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स इमोशनल होते हैं, तो जो एडिक्टेड पर्सन है उनको इजीली मैनिपुलेट करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और वो लोग गिव इन करते रहते हैं, और इस तरह से जो एडिक्शन है उसको एनेबल करते रहते हैं। तो वो एक तरह से हतबल हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि इस व्यक्ति को हैंडल कैसे करें, तो गिव इन करते रहते हैं और एक्शन लेने से भी डरते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक फैमिली थी जो, उन्होंने देखा था कि पहले बार जब अल्कोहल छोड़ने की कोशिश की थी तो इस व्यक्ति को भयंकर विड्रॉल सिम्टम्स आए थे, तो वो भयंकर विड्रॉल सिम्टम्स उनसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सोचते कि नहीं इसको पीने दो। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि जो फैमिली मेंबर्स इमोशनल रहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सही वक्त पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। बिल्कुल सर, मैं अपने आप से भी रिलेट करूंगा। जब भी मेरी मम्मी जो होती थी, मेरे को उनके सामने विड्रॉल्स आते थे तो मैं मम्मी से जैसे तैसे शराब और मंगवा लेता था, लेकिन उसी की जगह अगर मेरे कोई और रिश्तेदार होता था जो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, वो नहीं ला के देते थे। तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है मेरे ट्रीटमेंट में भी सर। मैं जो है मतलब मेरी मम्मी जो है मेरा सपोर्ट करती थी, मैं जैसे उन्हें मैनिपुलेट करता था वो वैसे मान जाती थी। इवन बाद में तो मेरी फैमिली पूरी मैनिपुलेट होने लग गई कि ये इंसान को सच में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है इशू। एंड मैं उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लेता था। कुछ दिन बाद मैं उनके साथ इमोशनल बातें करके, अपने को किसी की नज़र लग गई है, अपने साथ किसी ने कुछ कर दिया है, मैं खुद उनको डेविएट कर देता था पाथ से। तो ये है सर बहुत बड़ा इशू है। और अभी की जो फैमिली है सर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो ट्रीटमेंट के लिए सर उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है, फैमिली का जो रोल है वो पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद भी आता है। तो जो फैमिली मेंबर्स है वो पहले उसके बिहेवियर की वजह से परेशान रहते थे, हर्ट होते थे, तो उनका जो हर्ट है तो वो कभी कभी उनके शब्दों में आ जाता था। तो ये बंदा सुधर गया है, अब सोबर है, फिर भी वो उसके ऊपर भरोसा नहीं रख पाते हैं, उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और अक्सर उसको बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कहाँ गया था, किसके साथ था, क्यों देर हो गई, तेरी आंखें लाल लग रही है, क्या तू शराब पी के आ रहा है। तो वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी जो पेशेंट होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि मैं नहीं पी रहा हूँ फिर भी आप मुझे इतने सवाल पूछते हो, इतने बंधन डाल रहे हो मेरे ऊपर, रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो, तो उससे अच्छा मैं पिता ही था तो वही अच्छा था। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में भी वो रिलैप्स हो जाता था। तो इसलिए फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करना ज़रूरी है कि जो पुरानी बातें हैं वो बार बार ना प्रेजेंट में लेके आए, ताकि, क्योंकि ये जो एडिक्टेड पर्सन है इसका जो ये सेंसिटिव होते हैं अक्सर, और
अगर उनकी गलतियां अगर कोई बार बार गिनाता है, पुरानी गलतियां, तो उन्हें वो सहन नहीं होता है, वो जो क्रिटिकल फीडबैक जो रहता है या क्रिटिसिज्म जैसे लगने लगता है उनको, और वो फ्रेजाइल होता है उनका माइंड, तो इसलिए वो रिलैप्स होने की उसकी रिस्क बढ़ जाती है। सर काफ़ी लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं जिनके मान लो हस्बैंड पी रहे हैं या जिनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जॉब में कोई इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ही वो पीना छोड़ते हैं ना तो उनकी वाइफ, मेरे क्लोज कज़न थे, उनकी वाइफ उन्हें पुरानी बातें याद दिला रही, तू मेरे साथ ऐसा करता था, तू मेरे साथ वैसा करता था। या फिर अगर फैमिली मेम्बर हैं, भाई है, तो वो ज़मीनों की बात कर रहा है, वो ज़दात की बात कर रहा है, वो नुकसान की बात कर रहा है, तूने इतना नुकसान कर दिया। तो जो सेंसिटिव पीरियड होता है या जिसे कह लो कि क्रिटिकल पीरियड होता है, इनिशियल टाइम जो होता है, उसमें जब ऐसी बातें बार बार होती हैं तो इंसान जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और वो रिलैप्स कर जाता है। उसको छोटी सी बात भी चुभ जाती है। अब उससे ना खर्चे गिनाने लग गए, तू जॉब पे नहीं जा रहा, तू काम पे नहीं जा रहा, तू ये, तो वो सोचता है कि भैया मैं पी लेता हूँ, वही सही है। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जब इंसान बहुत पी रहा होता है ना तो बस उसको, उसके पास बहुत रीजंस होते हैं पीने के, उसके सारे रीजंस को वो जीरो कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप हमें, मुझे एक पैसा भी मत दो, लेकिन आप ठीक हो जाओ। तो ये फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है। अक्सर हम यही सजेस्ट करते हैं कि भैया अगर आपका बच्चा, आपका पति छोड़ रहा है तो कुछ टाइम पीरियड तक आप उनको बिल्कुल भी ऐसी जो बातें हैं अनवांटेड, जो भी लड़ाइयाँ हैं या जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके लिए पूरा समय पड़ा है, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, आप तब जाके इनको कर लेना। अभी उनका ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो उनको ठीक होने दीजिए। तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेंबर्स को तैयार करना पड़ता है कि इस पेशेंट के साथ आपको आगे चल के कैसे बर्ताव करना है। तो इमोशनल होकर जब वो लोग बात करते हैं तो बात बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनको हम लोग सिखाते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली और थोड़ा दिमाग से सोचकर कि आप जो भी बोल रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखकर पेशेंट के साथ अपना बर्ताव कीजिए। तो उनको भी ट्रेन करना पड़ता है। सर थैंक यू सर ये सेक्शन के लिए भी। एंड हम अगले सेक्शन पे, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है सर, काफ़ी मतलब मुझे भी, अक्सर मैं क्या करता हूँ 20-25 मिनट में मेरे पॉडकास्ट में मेरी एनर्जी लेवल लो हो जाता है और मेरा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। आज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स का समय पाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे। आगे चलते हैं हम सर, मेडिसिन की बात करते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन मिथ है आजकल कि दवाई जो है, दवाई नहीं खानी है, दवाई तभी खानी है जब बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाए। तो सर एडिक्शन ट्रीटमेंट में कॉमनली कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, किस टाइप की? मैं नाम नहीं पूछूंगा, एंड अगर आप नाम बता सकते हैं तो बता देना सर, लेकिन किस टाइप की मेडिसिन जो हैं यूज़ होती हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेस में, खास करके नशे की लत की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग एडिक्शन छुड़ाने के लिए शुरुआत करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, और वो विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि जैसे अगर नींद नहीं आ रही तो उसका बंदोबस्त किया जाता है, हाथों में कंपन है तो उसके लिए उपाय है, और अगर फिट्स नहीं आने चाहिए इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जाती है। तो इस तरह से डिटॉक्स पीरियड में जो विड्रॉल सिम्टम्स की तकलीफ आसान करने के लिए मेडिसिन होती है। जब वो फेज निकल जाता है तब पेशेंट को हम लोग फिर से नए से रीअसेस करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, कहीं उसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उसको इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, क्या उसके पास कोई मैरिटल इश्यूज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे सारा रीअसेसमेंट हम लोग करते हैं और वो हिसाब से भी आगे ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज है, तो उसके लिए भी रिलेटेड दवाइयाँ होती है, तो जो उसको हेल्प करती है उसमें से बाहर निकलने के लिए। और अल्कोहल एडिक्शन के ट्रीटमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट फेज होता है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम लोग एंटी क्रेविंग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो कुछ मेडिसिन है जिससे क्रेविंग कम होती है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो अल्कोहल लेने के बाद में उसको पनिशमेंट होती है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। तो जैसे डायसल्फाम नाम की एक दवाई है, तो जिसके देने से अगर पेशेंट अगर फिर शराब पीता है तो उसको रिएक्शन आती है, और वो
तो रिएक्शन के डर से फिर वो पीता नहीं है। तो जो मजा आता था उसको, तो उसके जगह पे उसको सजा होने लगती है और फिर वो अल्कोहल से दूर रहने लगता है। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हम लोग यूज करते हैं। तो गाइज, जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास एक जादू है, एक दवाई दे दी और आपका एडिक्शन ख़त्म हो गया। आपके जो भी विड्रॉल्स, जो आपके अल्कोहल विड्रॉल्स हैं या नशे के कारण जो विड्रॉल्स हैं, उन पर काम किया जाता है। जब भी आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे काफ़ी केसेस में हेलोसिनेशंस हो सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, या माइल्ड केसेस में हाथ का कांपना, पसीना आना। तो डॉक्टर उन्हें एनालाइज करते हैं एंड उनका प्रिवेंटिव मेडिकेशन, या फिर कह लो कि अगर हो रहे हैं ऑलरेडी तो उनके लिए मेडिकेशन देते हैं। एंड ये एक जो है प्रोफेशनल हेल्प लेकर ही इन चीज़ों को मैनेज करना सही है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। सर ने जैसा बताया कि एक डिटरेंट दवाई भी होती है जिससे अल्कोहलिक रिएक्शन हो जाते हैं। एक सर मुझे एक कॉल आया रात में और कह रहे थे कि मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है एंड मुझे आप एक दवाई बता दो। मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने बोला आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए एंड वहाँ से आप ले लीजिए। बिकॉज ऐसे बिना प्रोफेशनली आप ट्रेंड हुए, बिना आपको पता हुए किसी ने कुछ भी बता दिया और आपने उसको ले लिया, तो उसके सर क्या रिएक्शंस हो सकते हैं सर, एक बार बताएंगे? जो भी पेशेंट्स हैं जो बार बार रिलैप्स होते हैं, बार बार ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको तो दवाइयों के नाम याद हो जाते हैं। तो कभी कभी वो लोग खुद ही ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग उन दवाइयों के भी आदी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो नींद के लिए नींद की गोली लेते हैं, तो और बाद में उसको लेते ही रहते हैं, उसका भी एडिक्शन हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अगर बिना डॉक्टर के सुपरविजन में अगर जब दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स की भी रिस्क हो जाती है, या इनएडिक्वेट डोज की वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो एक्चुअली मिल सकते थे। बिल्कुल सर। सर ऐसा ही मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहूँगा। मेरे को भी सर मेरे मामा थे, वो बोल देते थे सुबह अगर हैंगओवर हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, पेंटाप्रोजोल ले लो, साथ में ये ले लो, साथ में वो ले लो, 2-3 और दवाइयाँ भी थी, नींद नहीं आ रही तो ये ले लो। एंड उसका मैं बंदोबस्त भी कर चुका था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो चीज़ भी बाद में काम करना बंद कर गई थी मुझ पे। तो ऐसा ही होता है कि अगर विड्रॉल्स खुद ट्रीट करने लग गए तो वो दवाइयाँ भी जो है कहीं ना कहीं कुछ असर नहीं कर रही होती। एंड काफ़ी केसेस में सर पेशेंट्स के साथ कुछ और भी बहुत बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। एंड सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऐसा बोला जाता है कि अगर साइकाट्रिस्ट के पास गए, कोई मेडिकेशन ली या कोई दवाइयाँ दी तो शराब तो छूट जाएगी पर वो दवाइयों का एडिक्शन हो जाएगा। ये कितना बड़ा मिथ है सर? तो ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट जो दवा देते हैं वो नींद की दवाइयाँ होती है या वो एडिक्टिंग दवाइयाँ होती है, उसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शंस है। तो जैसी तकलीफ वो हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ चूज करते हैं। और अब इतना रिसर्च हो चुका है कि नई नई दवाइयाँ आई हैं जिसका एडिक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास दवा लेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। वो कब होता है? जब आप अपने ही मन से उसको कंटिन्यू करने लगते हैं, तब वो एडिक्शन होने लगता है। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस और सुपरविजन में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर जो है वो उनको धीरे धीरे कम करके बंद भी कर देते हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ भी सर ऐसा ही हुआ था। पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मेरी नींद की डोज बढ़ाते गए। ड्यूरिंग डिटॉक्स पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा थी, इवन इंजेक्शंस भी थे, इवन ड्रिप भी थी नींद की, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद फिर मैं ओरल पे आया। ओरल आने के बाद फिर जब मैं फॉलोअप करने लगा तो वो कहीं ना कहीं 50 mg से 20 mg से और कम होके वो कहीं ना कहीं छूट गई वो दवाई। तो मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड बाद में नींद बड़ी प्रॉपर आने लगी। अब तो ऐसा है कि हमेशा ही नींद आती है। तो नींद की बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ सर। सबसे बड़ी समस्या ही यही थी। मैं ये समझता था कि जैसे ही बेड पे गया मेरे को नींद आ जाती है, मैंने अल्कोहल लिया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सर कनेक्शन लग पा रहे हैं। एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा कि
अगर दवाई शुरू कर दी, अल्कोहल से तो दूर हो गए, लेकिन जो दवाई है ये लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी जो भी एडिक्शन की दवाई है वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। यूजुअली साल 1.5 साल तक खानी पड़ती है, ये हमने देखा है। और अगर अच्छा फॉलोअप रहा, सुपरविजन में उसको टेपर ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं। अगर जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होती है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो कुछ दिनों तक उसका मेंटेनेंस थेरेपी भी लेना पड़ता है, ताकि वो बार बार रिलैप्स ना हो। तो जैसा सिचुएशन है, जैसे कोमॉर्बिड डिसीजेज है, वैसा ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो हर एक का जो ट्रीटमेंट प्लान वो एक जैसा नहीं होता है, वो इंडिविजुअल केस के लिए एक टेलर मेड प्लान बनाते हैं हम लोग। सर इस सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये स्टिग्मा कैसे ब्रेक करें कि भैया साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, आपको हर एक मेंटल इलनेस का जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, आप घबराओ मत। इस चीज़ का स्टिग्मा सर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इसीलिए जो भी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है समाज में, साइकेट्रिस्ट को लेकर, साइकेट्रिक दवाइयों से लेकर और साइकेट्रिक बीमारियों से लेकर, तो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ने के लिए न्यूज़पेपर्स में, रेडियो शोज़ में, इस तरह के जो पॉडकास्ट है उसके द्वारा हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और लोगों के मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको सिर्फ ट्रीट ना करें, तो उनको एजुकेट भी करें, और वही आपके एम्बेसडर बनते हैं। जब वो समाज में जाते हैं तो उनके पहचान के 4 लोग होते हैं, तो वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुमको ऐसे ऐसे सलाह लेनी चाहिए। तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है, बाय वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सर वर्ड ऑफ माउथ की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा इंडिया में काम करता है कि आप ये लगा लो कि यहाँ पर अगर बुआ बैठी है ना, तो वो 4 बाबाओं के नाम गिना देंगी। उस बाबा पे ये ट्रीटमेंट होता है, उस बाबा पे वो ट्रीटमेंट होता है, उस बाबा पे। तो इंडिया में जो ये वर्ड ऑफ माउथ में, ऐसा नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ में सही चीज़ें चल रही हैं, वर्ड ऑफ माउथ में गलत चीज़ें भी चल रही हैं। तो इनको भी हमें जो है, जो आपने बताया कि एजुकेट कर करके, जैसे ही कोई इंसान ठीक होता है तो जनरली मैं उनका पॉडकास्ट करता हूँ, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ कि आपको कैसे क्या प्रोसेस लगा। और यही समझाना ज़रूरी है जो भी नशे की लत में फंसे हुए हैं, बिकॉज अभी भी मेरे जो मेजोरिटी ऑफ मैसेजेस जो होते हैं मेरी प्रोफाइल पे वो यही होते हैं, आप कौन सी दवाई देते हो एडिक्शन से। मतलब हर कोई अभी भी यही चाह रहा है कि एक कोई दवाई हो जिससे मेरा एडिक्शन जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और फिर हम उन्हें यही मोटिवेट करते हैं कि जैसे आपको एडिक्शन एक दिन में नहीं हुआ, आपको बहुत मेहनत लगी, रात में शटर खुलवाया आपने, सुबह शटर खुलवाया, ज़्यादा शराब पी, वोमिटिंग करी, इतना ही मेहनत लगी ना एडिक्शन में आने के लिए, तो 2-3 महीने 4 महीने उससे निकलने के लिए भी आपको लगाने पड़ेंगे। और ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इट इज़ इक्वलेंट टू कैंसर। तो जब ये क्रॉनिक डिजीज़ है तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। सर नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहूँगा सर आपसे। एडिक्शन के साथ कहते हैं कि एक डिप्रेशन जो है, जैसे कहते हैं ना कि कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है। अब कोई बंदा अगर एडिक्शन में चला गया है तो क्या उसको एंजाइटी और डिप्रेशन 100% होगा, या उसको हो सकता है, या इसकी वजह से उसने अल्कोहल लिया था? सर ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को अंडरलाइंग एंजाइटी या डिप्रेशन होता है और उसके लिए वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं एडिक्शन से। जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ लोग वीड लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, तो मुझे टेम्पररी रिलीफ क्यों ना हो मिलता है। तो अंडरलाइंग एंजाइटी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी लोग अल्कोहल की तरफ जाते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं तो उनके जीवन पर उसका बुरा असर पड़ने लगता है, तो उसके वजह से भी उनको एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगता है। तो पहले से हो या बाद में डेवलप हो, तो ट्रीटमेंट में उसको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, मतलब ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको पहले डिप्रेशन या एंजाइटी थी, या आपको कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रगल्स लाइफ में प्रॉब्लम से दूर भागना है, तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। और इनका यूज़ करने के बाद तो फिर आपको होगा ही होगा, ये भी है।
सर एक बहुत बड़ा जो एडिक्टिव पर्सनालिटी या एडिक्शन में गया हुआ इंसान जो बोलता है, आपको कब आपको क्या पता मैं क्यों पीता हूँ? भाई मेरे को तो टेंशन है, मेरे को स्ट्रेस है, मैं पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं। तो सर इस पे मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि यार आपको नहीं पता मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को स्ट्रेस है इसलिए मैं पीता हूँ। और ऐसा होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अलग अलग इवेंट्स आते हैं जिसकी वजह से उनको सदमा भी होता है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस भी होता है, और उनको डील करने के लिए जो हेल्दी मैकेनिज्म्स है वो छोड़कर अनहेल्दी मैकेनिज्म्स जैसे एडिक्शन है उसकी तरफ वो झुक जाते हैं। तो उनका जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उनको यही बताते हैं कि ये एक ऑप्शन आपने चुना, लेकिन इसके भी तो नए प्रॉब्लम तैयार हो रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है। तो ये एक ही तरीका नहीं है स्ट्रेस हैंडल करने का, तो दूसरे हेल्दियर ऑप्शंस भी है, तो वो भी हम लोग उनको फिर सिखाते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में वो हमको ऑप्शंस देते हैं कि हेल्दियर ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग पेशेंट से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे घर में बहुत क्लेश है, मेरी बीवी बहुत झगड़ालू है और वो बार बार मेरे से झगड़ती है, इसलिए मैं शराब ज़्यादा पीता हूँ। और जब बीवी से हम पूछते हैं तो वो बोलती है कि वो शराब पी के आते हैं और वो बड़बड़ करते हैं शराब में, मेरा मूड खराब हो जाता है इसलिए मैं चिड़चिड़ करती हूँ। तो अक्सर जो है हम अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए अपना इंटेलिजेंस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो और वैसे भी अगर रियल में भी स्ट्रेस है, रियल में भी अगर कोई ट्रॉमा है, तो उसके हेल्थियर ऑप्शंस हैं, उसके लिए थेरेपीज़ हैं, उसके लिए काउंसलिंग है। नशे को बार बार पीकर उसे टेम्परेरी रिलीफ जिसे कहते हैं ना कि नींद के लिए या फिर बेहोशी के लिए अगर आप ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम थी वो तो गई नहीं, साथ में एक और आ गई और अब डबल प्रॉब्लम हो गई। वो हो जाता है। सर कोई अगर मेंटल इलनेस के साथ मान लो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं बचपन से, कोई मेंटल इलनेस के साथ अगर एडिक्शन में चला गया है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? कुछ लोग होते ना सर बिल्कुल मतलब जिनका जो कॉन्शियस माइंड है इतना काम नहीं कर पाता, जो समझने को तैयार ही नहीं होते, उनके लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? तो मेंटल डिसऑर्डर्स जो है जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, तो इनके साथ जब एडिक्शन हो जाता है तो ये डबल चैलेंज होता है। तो दोनों का इलाज एक साथ करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया में चले जाता है आदमी। तो मेनिया एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जहाँ पे आदमी ओवर एक्साइटेड होता है, उसकी सारी इच्छाएं बढ़ जाती है, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और उस समय पे उसका अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग भी उसका बढ़ जाता है। तो जो पहले जब वो ठीक था उस समय पे जो उसको जो काउंसलिंग हुआ है और वो मेनिया के स्टेट ऑफ माइंड में वो सब जो उसको उस फ्लो में वो बातें भूल जाता है कि जो उसने सीखी थी और उसका एडिक्शन बढ़ने लगता है। और एडिक्शन बढ़ने की वजह से फिर उसका जो अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये एक दुधारी तलवार है कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी एडिक्शन बढ़ सकता है और एडिक्शन बढ़ने की वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर बढ़ने लगता है। तो इसलिए दोनों का इलाज एक साथ करना ज़रूरी हो जाता है। वही बात हो गई सर, पहले एक प्रॉब्लम थी, फिर दूसरी प्रॉब्लम ले आए, अब वो एक और एक दो प्रॉब्लम नहीं हुई, वो एक और एक 11 प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गई। तो ऐसे लोगों को तो वैसे ही जो हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस हैं इनसे दूर रहना चाहिए। सर क्या काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल होता है सर? काउंसलिंग ज़रूरी है या लाइफ लॉन्ग के लिए ज़रूरी है? इस पे सर क्या बात बताएंगे सर? काउंसलिंग तो डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग करते वक्त जो काउंसलर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक आपके ट्रिगर्स क्या है, आपके लाइफ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्या है और आप उससे कैसे डील कर रहे हो। तो ये असेसमेंट की वजह से काउंसलर के पास आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये काउंसलिंग प्रोसेसेस में क्या होता है कि आप अपने मन की बात भी रख सकते हैं, तो आपको समझने वाला कोई होता है और आपको वो डिस्कशन में से रास्ते निकलने लगते हैं। तो आप अपनी आप की हेल्प करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेसेस डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं एडिक्शन रिकवरी में, क्योंकि एटीट्यूड चेंज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये काउंसलिंग के द्वारा अचीव कर सकते हैं। सर केमिस्ट्री बहुत पढ़ी थी बचपन में,
केमिस्ट्री कुछ ऐसी होती है कि एटम्स होते हैं, एनायंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर एक जो रील है या इंफॉर्मेशन है, हर जगह देखो अल्कोहल से ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। सर ये कौन सी केमिस्ट्री चेंज होती है सर, इसके बारे में बताओ। तो अल्कोहल से ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज होती है डेफिनेटली। जैसे बहुत सारे अल्कोहलिक्स के जो हम लोग स्कैन करते हैं तो उसमें ब्रेन एट्रोफी दिखाई देने लगती है। तो जो 65 के एज के बाद में जो चेंजेस होने चाहिए वो उनको 40 के एज में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अल्कोहल एक टॉक्सिन है जो धीरे धीरे बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल को डैमेज करता है। तो वैसे ही ब्रेन को भी डैमेज करता है और वो स्ट्रक्चरल डैमेज भी होने लगता है। उसकी वजह से भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एड्रेनालिन है, गाबा है, इस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनमें भी इम्बैलेंस आने लगता है। तो अल्कोहल एक ब्रेन ऑल्टरिंग सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स बिगड़ जाते हैं और बिहेवियर और बातचीत में फर्क आने लगता है। ठीक है सर, ये आपने ब्रेन का जो बताया कि दोनों तरीके से ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है एंड ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। सर लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। शराब पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए, बहुत अच्छी नींद आ जाती है, बड़ा सुकून से सोता हूँ, जब चाहूँ तब नींद आ जाती है, जैसे ही पीता हूँ वैसे ही नींद आ जाती है। ये बड़े जो हैं अल्कोहल को यूज़ करने के काफ़ी तरीके हैं और उनमें से एक तरीका यही होता है कि मेरे को बिना पिए नींद नहीं आती। अल्कोहल छोड़ने के बाद सर नींद डिस्टर्ब क्यों होती है, सबसे पहला तो ये है। एंड पहला क्वेश्चन सर इसको बाद में लेंगे हम। पहला क्वेश्चन यही है सर कि क्या अल्कोहल से वाकई में नींद आती है, आती है तो क्या गहरी नींद आती है, क्या वो नींद सच में यूज़फुल होती है? तो अल्कोहल एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, तो इसकी वजह से शुरू के स्टेजेस में लोगों को अच्छी नींद आती है अल्कोहल लेने के बाद में। लेकिन धीरे धीरे अल्कोहल ब्रेन की जो आर्किटेक्चर है, तो शुरू में लोगों को अच्छी नींद आती है, लेकिन अल्कोहल धीरे धीरे स्लीप की जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्टर्ब करने लगता है। तो स्लीप के 4 स्टेजेस होते हैं, उनके जब डिस्टर्बेंस आने लगती है तो क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट होने लगती है। तो भले नींद आ जाती है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत सारे अल्कोहल लेने वाले जो लोग हैं वो सुबह वक्त से पहले उठने लग जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग जो है वो अल्कोहलिक्स में काफ़ी देखा गया है। तो डीपर स्लीप नहीं मिलती है, डिस्टर्ब स्लीप मिलती है और आगे चल के तो अल्कोहल लेकर भी स्लीप नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ शुरू के स्टेजेस में वो नींद आती है, आगे के स्टेजेस में नींद और डिस्टर्ब होने लग जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अल्कोहल नहीं लेते हैं ना, अल्कोहल के साथ में वो स्मोकिंग भी करते हैं, टोबैको भी लेते हैं, गुटखा भी खाते हैं, तो उसके वजह से भी इसके स्लीप पर और गहरे इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि यार शराब पी ली तो उसके बाद नींद अच्छी आ जाएगी। और ये अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग वाली जो आपने बात करी सर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरा नशा उतरा और मेरी नींद खुल गई, वही होता था और कोई भी गहरी नींद नहीं, पूरा दिन परेशान, पूरा दिन वीकनेस। एंड ये लगा लो कि जो सर ने बताया कि नींद को डिस्टर्ब स्लीप आती है आपको एंड डिसरप्ट स्लीप, सर डिसरप्ट स्लीप की बात कर रहे थे। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो अल्कोहल छोड़ते हैं एकदम से, उसके बाद नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उससे पहले वो नींद का पैटर्न उनका सही होता है, या फिर कह लो कि अल्कोहल ले लेके वो बेहोशी में चले जाते हैं, उसके बाद नींद डिस्टर्ब होती है सर, तो ऐसा क्यों होता है? तो अक्सर ऐसा होता है कि अल्कोहल बार बार लेने से अपना जो ब्रेन है वो इतना आदी हो जाता है अल्कोहल के कि उसके बगैर उसकी नींद बराबर से होती नहीं है। तो अल्कोहल जब बंद हो जाता है तो वो विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से वो नींद कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई एडिक्शन छोड़ते हैं तो उस समय पे अगर आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं तो ये विड्रॉल सिम्टम्स वो कवर करते हैं और अल्कोहल छोड़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन रिलैप्स का रीज़न होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि आप अभी कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आज मुझे सोना ज़रूरी है, तो आज मैं थोड़ा बियर पी लूँ तो मुझे नींद आ जाएगी, और वो रिलैप्स हो जाते हैं, फिर वो बाद में रुक नहीं पाते हैं।
सर एंजाइटी का कितना बड़ा रोल है नींद में? होता क्या है, जैसे ही अल्कोहल छोड़ते हैं तो हमें जो पुरानी हमारे जो गिल्ट है, शेम है, जो नुकसान है, फाइनेंसेस हैं, जॉब पर इश्यूज हैं, घर पे कुछ लड़ाई कर ली, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसकी वजह से एंजाइटी होने लग जाती है, हम टेंशन में हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल भी एक रीज़न होता है और एंजाइटी भी एक रीज़न कह सकते हैं कि नींद डिस्टर्ब उसकी वजह से भी हो रही है, क्योंकि सोचने ज़्यादा लग जाता है नशे छोड़ने के बाद। तो जब एडिक्टेड होता है तो उस समय पे तो वो बेहोशी के स्थिति में होता है, तो उसको जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर करते रहता है कि बाद में हैंडल कर लेंगे, देखा जाएगा, तो बेफिक्र हो जाता है। और जब अल्कोहल छोड़ देते हैं तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो सामने दिखाई देने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लगती है। और बहुत सारे लोगों को तो अंडरलाइंग एंग्जाइटी होती ही है, जिसको सेल्फ मेडिकेट करके वो अल्कोहल लेते हैं। तो इसलिए साइड बाय साइड ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अगर एंग्जाइटी है तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर कोई लंबा एडिक्शन पीरियड में कोई इंसान एडिक्टेड रहा है अल्कोहल के साथ, उसके बाद उसके नींद के पैटर्न को सही होने में लगभग कितना समय हम मान सकते हैं? आपने इतने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, तो कोई एवरेज स्टैट्स आप बता सकते हैं कि इतने दिन बाद आपकी नींद जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि जो रील्स हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे मिथ जो हैं वो चलते रहते हैं। तो यूजुअली हमने देखा है कि 1 से 3 महीने लगते हैं स्लीप आर्किटेक्चर को नॉर्मलाइज होने के लिए। तो इसमें जो एंग्जाइटी होती है नींद के बारे में, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हम लोग उनको अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाते हैं और ये समझाते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सोने से पहले मेडिटेट कर सकते हैं। तो मेडिटेट करने से आपके माइंड और बॉडी को रेस्ट मिलती है, जो नींद का फंक्शन है एक्चुअली। तो नींद नहीं आने से डरना नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको मेडिटेशन करने के लिए समय मिल जाता है। तो ये भी एक कॉमन तरीका है जिसकी वजह से लोगों का जो नींद नहीं आने का जो सिम्टम है, उसकी तरफ वो डरते नहीं हैं और उल्टा उसको अपॉर्चुनिटी समझकर मेडिटेशन करने का एक मौका समझने लगते हैं। सर एक और क्वेश्चन, अभी सेक्शंस जो हैं टोटली कंप्लीट हो गए हैं। मेडिकेशन से मुझे याद आया, एंटी क्रेविंग मेडिसिन की आपने बात करी थी। क्या वाकई में एंटी क्रेविंग मेडिसिन को लेकर इंसान की जो क्रेविंग्स हैं वो नॉर्मलाइज होती हैं? मैं फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स भी होती हैं, क्या वो भी नॉर्मलाइज होती हैं अगर मैं एंटी क्रेविंग्स मेडिसिन ले रहा हूँ तो? तो जो एंटी क्रेविंग मेडिसिन अल्कोहल के लिए अवेलेबल है, उससे ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल क्रेविंग जो है वो कुछ हद तक कम होती है, कंप्लीटली कम नहीं होती है। और जो साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स है उसके लिए तो काउंसलिंग ही हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजिकल क्रेविंग क्यों होती है कि कोई एक चीज़ थी जिसने इतने दिनों तक मुझे साथ दिया, अब वो मेरी ज़िंदगी से दूर जा रही है, तो मेरी ज़िंदगी में कोई खालीपन आने वाला है। उस खालीपन को मैं कैसे हैंडल करूं, ये जो एंग्जाइटी होती है जिसकी वजह से वो क्रेविंग होने लगती है, साइकोलॉजिकल क्रेविंग। तो इसमें अलग अलग तरीके से काउंसलिंग करके उनको हम लोग ये समझाते हैं कि ये जो वॉइड है, ये जो खालीपन है, वो हेल्दी तरीके से आप उसको भर सकते हैं। आपको फिर से अनहेल्दी तरीके से अल्कोहल लेकर उसे भरने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए उनको एनकरेज करते हैं। सर आज का एक लास्ट क्वेश्चन, अगर शराब मेरी ज़िंदगी से चली गई, अगर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस, कोई माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस मेरी ज़िंदगी से चला गया, तो मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या? मैं कैसे ज़िंदगी जी पाऊँगा? शराब के कारण ही तो मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर, कि क्या शराब के साथ ही अच्छा जीवन चल सकता है, या शराब के बिना भी आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो? तो शराब छोड़ने के जो प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हैंडल करना कि उनका एटीट्यूड क्या है शराब की तरफ, उनके परसीव्ड बेनिफिट्स क्या है शराब की तरफ, ये नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको टैकल किए बगैर उनको आप लंबे समय तक रिलैप्स से बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो एटीट्यूड होता है कि शराब से मुझे मज़ा आता है, शराब का टेस्ट मुझे पसंद है, शराब की किक मुझे पसंद है, तो ये जो एटीट्यूड है शराब की तरफ, तो उसको हम लोग काउंसलिंग प्रोसेसेस में समझते हैं और समझाते भी हैं। और यही जो मज़ा है वो और कौन सी चीज़ों में आप ले सकते हैं,
ये भी हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो एक लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं कि ऐसे और कौन सी तरीके हैं जिससे आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप लाइफ में रिलैक्स हो सकते हो। तो एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि एक लंबी लिस्ट हो तो अच्छा होता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो किसी दिन ये अप्लाई करेगा, किसी दिन ये काम आ जाएगा। तो उनको हम लोग ये एनकरेज करते हैं कि आप हेल्थियर ऑप्शंस ढूंढे, आपका डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट चेंज करें, डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन आप चेंज करें। और जब वो दूर से जब देखते हैं अपने दोस्तों को कि वो शराब पीने के बाद में उनको लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, आगे उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, इसके तरफ जब हम फोकस करवाते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि ये दिखाई देता है एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर इसमें ज्यादा नुकसान होने वाला है तो ऐसा एंजॉयमेंट किस काम का। तो थोड़ा उनको दूरदृष्टि रखने के लिए हम लोग सिखाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि एक साइकिल ऑफ एडिक्शन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ओकेजनली एंजॉय कर सकता हूं, तो ये नहीं हो पाता है। जो आदमी ओकेजनली एंजॉय करने की चाहत रखता है, वो धीरे धीरे रेगुलर ड्रिंकिंग की तरफ पहुंच जाता है, और फिर बाद में जल्दी ही हार्मफुल ड्रिंकिंग की तरफ पहुंच जाता है। तो ये साइकिल ऑफ एडिक्शन है, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो धीरे धीरे आपको एडिक्शन की तरफ खींच ही लेता है। लोग कहते हैं ना कि पहले मैं शराब पीता था, बाद में शराब मुझे पीने लग गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसा ही बोला जाता है, जब तक शराब को आप पी रहे हो आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, जब शराब आपको पीने लग गई तो समझ लो आपकी ज़िंदगी अब क्या होगी वो सब ऊपर वाला जानता है। एंड मेरी ऑडियंस या आजकल जो एक कॉमन क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन से हम पार्ट 1 को ख़त्म करेंगे कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात आ जाती है, मैं क्योंकि मैनेजमेंट से भी हूँ सर, कि यार मैं क्यों पैसे दूं भाई, मैं 1500 रुपये का क्यों सेशन लूं, 2000 रुपये का क्यों सेशन लूं, वो पैसा बड़ा चुभता है। और जब मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली, एक एवरेज लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं एक किसे जिसे कह लो लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ, उसका अल्कोहल का जब मैं कॉस्ट एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि वो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च कर देता है। तो आप मान के चलो कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बंदा जो है मोर देन 30,000 वो खर्च कर देता है। यहाँ पर उसके 4 सेशंस टोटल मिला के भी वो इतना नहीं, इससे हाफ भी खर्च नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद उसको ये वर्थ नहीं लगता, जहाँ पर उसके हेल्थ के बेनिफिट होंगे, जहाँ पर वो इस दलदल से बाहर निकलेगा, जहाँ पर उसकी जो जिसे कहते हैं ना प्राइसलेस ऑर्गन्स, ना किडनी ना लीवर, करोड़ों रुपए में भी ठीक नहीं होता, वो इन सब चीज़ों से बाहर आएगा। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कह लो या फिर कॉस्ट सेल्फ मेडिकेटिंग एनालिसिस कह लो, ये हमेशा कोई ना कोई पेशेंट पहली या दूसरी काउंसलिंग, पहली या दूसरी मेडिकेशन के बाद घर पे वो हिसाब लगाना शुरू कर देता है। तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को यही मोटिवेट करता हूँ कि भैया आप ऐसा करो, अपने 1 साल का अल्कोहल का खर्चा निकालो और 1 साल आप डॉक्टर के पास चले जाना, आप उससे 1/4 भी दे दो ना तो मुझे बोल देना। तो ये सर सबसे बड़ा जो है कॉमन जो जिसे कहते हैं कि इसकी वजह से डिप्रेशन आने लगता है पेशेंट्स में, इतना पैसा, या उसकी फैमिली कहने लग जाती है इतना पैसा तो नहीं है। अरे वो पी रहा है लगातार, आप हमें फ़ोन कर रहे हो, लगातार वो बंदा बार बार पी रहा है, तो तब भी तो पैसे खर्च कर ही रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइसलेस ऑर्गन्स हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, एंड वो कहीं ना कहीं 1/4 से कम में ही सिमट जाता है। ये थे हमारे साथ आनंद पाटिल सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट से जुड़े, आप हमारी मुहिम से नो टू अल्कोहल से नो टू ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया की मुहिम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये थे आनंद पाटिल सर नासिक से, जो कि महाराष्ट्र में सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और अपनी अवेयरनेस को ऑनलाइन जो है मैं इनको देखता रहता हूं। सर ने हमारे लिए टाइम निकाला एंड हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 सर जैसे ही आपको वक्त लगेगा, सर का जैसे ही वक्त मिलेगा, हम पार्ट 2 भी इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे एंड सर आपसे जुड़े रहना चाहेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है सर इसके लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है एंड ये बहुत ही बड़ा सीरियस मुद्दा बन चुका है। ज़रूर, और मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ये मिशन अपने हाथ में लिया है, और आपके भी जो वीडियोस है वो देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। सो आप
के इस कार्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड सीरियसली सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे साथ जुड़े। एंड आज अभी रात के सर 12:30 बज चुके हैं एंड इस वक्त आपने समय निकाला। मैं तो हमेशा डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, एक अलग ही नज़र से देखने वाली परिभाषा होती है, लेकिन आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं सर, सच में वो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं एंड आप अवेयरनेस फैला रहे हैं सर। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे मैं आपसे टाइम लूँगा एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक पार्ट 2 और भी हो हमारे लिए। एंड सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते।